हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा एम्बैंकमेंट सबग्रेड कंस्ट्रक्शन पार्ट 6 के बारे में। दोस्तों मैं आज इसमें बताऊंगा कि जो मटेरियल रहता है सबग्रेड या एम्बैंकमेंट का, उसको स्प्रेडिंग कैसे करते हैं और उसका जो ड्राई डेंसिटी आता है वो कितना आता है और किस प्रकार से निकाला जाता है वो। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि साइड में ड्राई डेंसिटी प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। सेक्शन 300 में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इन केस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सबग्रेड लेवल टॉप ऑफ द सबग्रेड ऑन बीच पेमेंट रेस्ट्स एंड ग्राउंड लेवल इज लेस देन 0.5 मीटर and the ground does not have 97% relative compaction with respect to the dry density as given in table 302. The ground shall be loosed up to a level 0.5 meter below the subgrade level, watered and compacted in layers in accordance with clause 305.3.5 and 305.3.6 to achieve dry density not less than 97% relative compaction as given in table 302. तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि इन केस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सबग्रेड लेवल ऑन विच एंड ग्राउंड लेवल। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम सबग्रेड लेयर बनाते हैं और उस समय ऐसे मामले में क्या रहता है कि जहां सबग्रेड का लेवल सबग्रेड का टॉप पर पेवमेंट रेस्ट करता है और उसके ग्राउंड लेवल से 0.5 मीटर से कम है, और ज़मीन में जो उसकी ड्राई डेंसिटी है उसका ड्राई डेंसिटी 97% यदि नहीं आता है, यदि उसका कॉम्पैक्शन जो है 97% नहीं आता है, तो जैसा कि दिया गया है कि 300 टेबल नंबर 302 में बताया गया है कि जो सबग्रेड रहता है तो उसका जो मिनिमम कॉम्पैक्शन है ड्राई डेंसिटी वो 97% तक हमको अचीव होना चाहिए, उससे कम नहीं जाना चाहिए। यदि उससे कम आता है दोस्तों तो हमको क्या करना है कि सबग्रेड के लेवल से 0.5 मीटर नीचे एक लेवल तक उसको लूज किया जाएगा, 500 mm तक उसको लूज किया जाएगा, 0.5 मीटर तक उसको लूज किया जाएगा। और लूज करने के बाद दोस्तों उसको क्लॉज 305.3.5 और क्लॉज 305.3.6 के अनुसार उसमें सभी मटेरियल्स में वाटरिंग किया जाएगा। वाटरिंग के बाद फिर से पुनः उसमें रोलिंग की जाएगी और रोलिंग करने के बाद उसमें कॉम्पैक्शन चेक किया जाएगा, और वो कॉम्पैक्शन टेबल 302 में जो दिया हुआ है 97% कॉम्पैक्शन अचीव होना चाहिए। रिलेटिव कॉम्पैक्शन डेंसिटी जो ड्राई डेंसिटी से 97% तक आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो यदि वो अचीव हो जाता है तो हमारा बेड जो वो है वो सुटेबल माना जाता है या कि परफेक्ट कॉम्पैक्टेड माना जाता है दोस्तों, सेटिस्फाई कॉम्पैक्शन रहता है वो। तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ कि वेयर सो डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर एनी अनसुटेबल मटेरियल एक्वायरिंग इन एम्बैंकमेंट फाउंडेशन 500 mm portion just below the ground subgrade shall be removed, suitably disposed and replaced by approved materials laid in layers to the required degree of compaction। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहां अभियंता द्वारा निर्देशित किया गया है कि एम्बैंकमेंट का फाउंडेशन और सबग्रेड के ठीक नीचे 500 mm तक में होने वाली किसी भी अनुपयुक्त सामग्री को, जो भी अनसुटेबल मटेरियल वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा और उस जगह पर सुटेबल मटेरियल डाला जाएगा लेयर वाइज के अनुसार, जो कि ऐसा मटेरियल रहेगा जो इंजीनियर द्वारा अप्रूवल मटेरियल रहेगा, और उस मटेरियल को उस जगह डाला जाएगा। और वो मतलब जो अनसुटेबल मटेरियल है उसे 500 mm तक रिमूव किया जाएगा और उसकी जगह सुटेबल मटेरियल को डाला जाएगा जो इंजीनियर द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है, ऐसे मटेरियल का यूज किया जाएगा उस जगह पे। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है इसमें any foundation treatment specified for embankment, especially high embankments resting on suspect foundation as revealed by the borehole locks shall be carried out in a manner and to the depth as desired by the engineer where the ground on which an embankment is to be built has any of such material types A to F in clause 305.2.1. At least 500 mm of such materials must be removed and replaced by acceptable fill material before embankment construction commencement। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब embankment के लिए जो निर्दिष्ट
निर्दिष्ट कोई भी फाउंडेशन की ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेसिफाइड किया गया है, तो उसके हाई एम्बैंकमेंट पर उसमें जो वहाँ सस्पेक्ट फाउंडेशन बनाया जाएगा, रखा जाएगा उसके ऊपर, जहाँ की बोर लॉक द्वारा पहले से चेक कर लिया गया है कि जो एम्बैंकमेंट है वो बोर लॉक से चेक कर लिया जाता है कि कहाँ तक की मटेरियल जो है सूटेबल्स है, और यदि जहाँ तक वो मटेरियल सूटेबल रहता है उतनी डेप्थ तक इंजीनियर, एक तरीके से इंजीनियर द्वारा वहाँ उस वांछित गहराई तक किया जाएगा उस बोर लॉक को, जहाँ तक जब तक वो सूटेबल मटेरियल नहीं रहेगा वहाँ तक हमको बोर लॉक करना है और वो मटेरियल निकाल देना है जितना भी वहाँ अनसूटेबल मटेरियल्स रहेगा। और जहाँ पर जिस एम्बैंकमेंट का निर्माण किया जाना है उसमें ऐसी कोई भी सामग्री प्रकार जो है वो ए से एफ तक क्लॉज जो 305.2.11 में दी हुई है, ऐसी सामग्री के कम से कम 500 mm को हटा दिया जाएगा। और एम्बैंकमेंट फाउंडेशन शुरू होने से पहले वहाँ जो सामग्री का अप्रूवल लिया गया है इंजीनियर्स द्वारा, उस सामग्री को वहाँ यूज किया जाएगा दोस्तों। तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद नीचे लिखा गया है क्लॉज 305.3.5 में स्प्रेडिंग मटेरियल इन लेयर एंड ब्रिंगिंग टू एप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट। तो इसमें बताया गया है क्लॉज 305.3.5 में कि द एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड मटेरियल शेल बी स्प्रेड इन लेयर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इन इंटायर with a motor grader. The compacted thickness of each layer shall not be more than 250 mm. Then a vibratory roller soil compactor is used and not more than 200 mm. When 80 to 100 kilonewton static rollers is used, the motor grader blade shall have hydraulic control suitable for initial adjustment and maintain the same so as to achieve the specific slope and grade. Successive layers shall not be placed until the layer under construction has been thoroughly compacted to the specified requirements as in table 302 and got approved by the engineer. Each compacted layer shall be finished parallel to the final cross section of the embankment. दोस्तों इसमें बोला गया है कि एम्बैंकमेंट और सबग्रेड का मटेरियल जो यूनिफॉर्म की परतों में फैलाएंगे हम, जो यूनिफॉर्म लेयर में जो भी इसका हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्प्रेडिंग करेंगे साइड पे, तो उसको जो करना है वो बिर्थ की चौड़ाई में हमको मोटर गर्डर का यूज करना है। इसके लिए मोटर गर्डर के साथ पूरी चौड़ाई में उसमें मोटाई जितनी चाहिए उसकी थिकनेस उसकी हिसाब से उसको फैलाया जाएगा। और प्रत्येक परत की जो कंपैक्टेड मोटाई होगी वो 250 mm से कम नहीं होगी। और जब ये 250 mm होगी तो इसमें जो हम रोलिंग करेंगे वो वाइब्रेटरी रोलर का यूज करेंगे या कि वाइब्रेटरी सॉइल कंपैक्टर का यूज करेंगे इसके लिए। और यदि लेयर की जो थिकनेस है वो 200 mm से नॉट मोर देन 200 mm मतलब 200 mm से अधिक नहीं है, तब हमको वहाँ 80 से 100 किलो न्यूटन स्टैटिक रोलर्स का उपयोग करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें बताया गया कि जो मोटर ग्रेडर का ब्लेड रहता है वो हाइड्रोलिक कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों, ताकि आसानी से हम मटेरियल को स्प्रेड कर सकें। और मोटर ग्रेडर में प्रारंभिक समायोजन के लिए उपयुक्त हाइड्रोलिक नियंत्रण होगा और विशिष्ट स्लोप और ग्रेड को प्राप्त करने के लिए इसे बनाए रखना होगा। और क्रमिक परतों को तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसके ऊपर अगली परत को तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसमें निर्माणाधीन तालिका 302 के तहत उसमें उसका कॉम्पैक्शन नहीं मिल जाता है जो पहली लेयर डाली गई है। और इंजीनियर द्वारा जो भी उसमें अनुमोदित हो रहा है वो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम उसमें अगली लेयर डालेंगे कि ये पूरी तरह से वेट कंप्लीट हो चुका है, आप इसके ऊपर अगली लेयर डाल सकते हैं, तभी हमको डालना जब इंजीनियर द्वारा अनुमति मिल जाएगी उसमें। और प्रत्येक संकुचित परत जो एम्बैंकमेंट के अंतिम क्रॉस सेक्शन के समानांतर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें काम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया है क्लॉज 305.3.5.2 में मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल शेल बी चेक्ड एट द साइड ऑफ प्लेसमेंट पीरियड टू commencement of compaction if found to be out of agreed limits, the same shall be made good
where water is required to be added in such construction. Water shall be sprinkled with from a water tanker fitted with sprinkler capable of applying water uniformly with a controllable rate of flow to variable width of surface but without any flooding. The water shall be added uniformly and thoroughly mixed in soil by blending using disc harrow until a uniform moisture content is obtained throughout the depth of layer. दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो संघनन शुरू होने से पहले प्लेसमेंट की साइड पर सामग्री जो भी हम डालेंगे तो उसकी सबसे पहले हमको उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाला जाएगा और मॉइस्चर कंटेंट चेक किया जाएगा कि जितना OMC चाहिए वो उतना OMC है कि नहीं, उसमें उतना AMC उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि सहमत सीमा से बाहर जाता है तो उसी को सूखने दिया जाएगा और निर्माणों में जहाँ भी पानी डालना आवश्यक है वहाँ पानी को पानी के टैंकर से छिड़काव किया जाएगा और जो स्प्रिंकलर से फिट किया जाएगा, जो कि उसमें टैंकर में स्प्रिंकलर लगाया जाएगा और स्प्रिंकलर के थ्रू उसमें पूरी सभी जगह क्यूरिंग की जाएगी, वाटर मिलाया जाएगा, उसमें पानी को टैंकर छिड़काव किया जाएगा और जो सतह की परिवर्तनशील दर के समान प्रभाव के साथ एक समान रूप से किया जाएगा और बिना किसी के मतलब इतना पानी भी उसमें नहीं डालना है कि वहाँ फ्लडिंग टाइप में पानी बहने लगे, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होने लगे, ऐसा भी हमको वहाँ पानी नहीं डालना है दोस्तों। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, एक समान रूप से उसमें डालना है और पानी को एक समान रूप से एक अच्छी तरह से मिट्टी में मिश्रित करना, मतलब मिक्स करना। मिक्स करने के बाद उसमें हैरो का उपयोग किया जाएगा जब तक कि एक समान नमी की मात्रा परत की गहराई तक प्राप्त ना हो जाए, जब तक कि उसमें जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से वो मॉइस्चर मिक्स ना हो जाए, तब तक उसमें हमको हैरो का उपयोग करना है मिक्स करने के लिए उसमें। तो दोस्तों ये चीज़ बताया गया इसमें। इसके बाद बोला गया कि इफ द मटेरियल डिलीवर्ड टू द रोड बेड इज टू वेट इट शेल बी dried by the aeration and exposure to the sun till the moisture content is acceptable for compaction. Should circumambulance arise where owing to weight whether the moisture content cannot be reduced with the required amount by the above procedure, compaction work shall be suspended। दोस्तों इसमें बोला गया है कि यदि रोड बेड की को दी गई सामग्री बहुत अधिक गीली है तो ये तो या कि वायु या सूर्य के संपर्क में आने तक सूख जाएगी और जब तक कि नमी की मात्रा इसमें कंपैक्शन के लिए स्वीकार ना हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या उत्पन्न होनी चाहिए है जहाँ गीले मौसम के कारण उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा नमी की मात्रा को आवश्यक मात्रा तक कम नहीं किया जा सकता और संघनन कार्य निलंबित हो जाएगा, मतलब उसमें कंपैक्शन नहीं किया जाएगा यदि बहुत ज़्यादा गीला है मटेरियल, तो जब तक सूख नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान दिया जाएगा, सूखने के बाद ही कंपैक्शन किया जाएगा इसमें। थैंक यू।